मेरा विषय है शाही एक अपराजेय संवाद धर्मी जीवटता की प्रतिमूर्ति। छायावाद के महामानव के समक्ष नई कविता के लघु मानव को प्रतिष्ठित करने वाले कवि, आलोचक, राजनीतिक चिंतक विलियम शाही का यह जन्मदिन शताब्दी वर्ष भी है। विलियम शाही संभवतः आधुनिक हिंदी कविता के पहले ऐसे कवि होंगे जो जीवन में तो पूरी तरह राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, लेकिन कविता में लगभग अराजनीतिक स्थिति है उनकी। शाही तीसरे शतक में प्रकाशित जो शुरुआती उनकी कविताएं हैं वे गीतात्मक हैं। उन्हें अमूमन गीत मान लिया जाता है, लेकिन मूलतः वे नवगीत हैं। कुछ छायावादी भावबोध से प्रभावित गीत और कुछ विशुद्ध नवगीत। नई कविता का जब वो संपादन कर रहे थे तो उसमें उमाकांत मालवीय, नईम जैसे नवगीतकारों को वो जगह दे रहे थे और नवगीत की ओर उनका बाकायदा रुझान था। शाही परिमल के सबसे अधिक प्रतिभाशाली और बौद्धिक रचनाकार थे। शाही अपने समय में प्रगतिशील आलोचना को सबसे अधिक सशक्त ढंग से वैचारिक टक्कर दे रहे थे। राजनीतिक लेखों में जितने मुखर एवं स्पष्ट होते हैं शाही, साहित्यिक लेखों बहसों में उतने ही अधिक अमूर्त और स्पष्ट हो जाते हैं। एक अद्भुत अंतर्विरोध पाया जाता है उनमें। शाही अपनी भाषा एवं अवधारणाओं में प्रायः उलझाकर रख देते हैं, लेकिन शाही में अंत तक तर्क करने और जटिल से जटिल अवधारणा से टकराने का अद्वितीय सारस था। एक जगह साक्षात्कार में वे कहते हैं कि जो जितना बड़ा लेखक या चिंतक होता है वह समस्याएं पैदा करता है ताकि आगे की पीढ़ियां उससे टकराएं और समाधान की नई दिशाएं ढूंढने की चेष्टा करें। साथ शाही का प्रवर्तन संग्रह है। कविता और वैचारिक लेखन में नई कविता का आत्मसंघर्ष भी है और उनकी कविताओं में भविष्य के लिए दृष्टि का संधान की अकुलाहट भी। मछलीघर जो 1966 में आता है, उन कविताओं में आजादी के बाद का मोहभंग, निरर्थकता, वो धीमी बेचैनी, विकल्पहीनता, प्रश्नाकुलता दिखाई पड़ती है। दीवारें कविता है, उसकी पंक्तियां हैं कि फिर ये आए, ये जो दीवारों के बाहर के वासी थे, उसी तरह इनके पैरों में भी निशान थे, उसी तरह इनके भी हाथों में रेखाएं, उसी तरह इनके भी आंखों में तलाश थी। परिचय स्वागत की जब विधियां खत्म हो गई तब ये बोले, यहाँ कहीं कुछ भी नया नहीं है। ये जो यहाँ कहीं कुछ नया भी नहीं है का बोध है, वह मनुष्य को कितना बेबस और कितना लाचार बना दे रहा है। मुक्तिबोध की तरह शाही की कविताओं में भी अंधेरा बार बार आता है। अंधेरे गोलार्ध, किरात और अंधेरे मुसाफिर खाने में जैसी कविताएं हैं जो मुक्तिबोध की याद दिलाती हैं। अभी विजय कुमार जी कह रहे थे कि कवियों को उनके समकालीन कवियों के साथ तुलना करके देखना चाहिए। तो मुक्तिबोध पर बात हुई है, मतलब उनसे तुलना करके देखी गई है। अज्ञे की एक कविता है अर्धभस्म देवदार। तो जो शाही की कविता है उसका पाठ असाध, मतलब अज्ञे की जो असाध्य वीणा है उसका पाठ अर्धभस्म देवदार के साथ रखकर हम कर सकते हैं। शाही का जीवन बोध भी उनका मृत्यु बोध है। मुझे नहीं पता कि मृत्यु को लेकर उस समय कोई ऐसी कविताएं लिख रहा था या नहीं। शाही की कविताओं में एक ऐसा अमूर्त रहस्यमय दुख है जिसे वे बार बार पकड़ना चाहते हैं, पर हाथ हर बार खाली रह जाता है। शाही की शुरुआती कविताओं में यथार्थ संकेतों के स्तर पर दिखता है। उनकी कविताओं में एक बिंब है जो साखी में 2 बार आता है। एक तो गोली का चलना और कौवे का उड़ना। तो उस समय हम जब शाही की जब डायरी देखते हैं तो उसमें 30 जनवरी 1948 के आसपास की डायरी को पलटने पर ही पाएंगे कि गांधी के मृत्यु की जो गहरी शोकाकुलता है, तो एक तो वह शोकाकुलता इसमें दिखाई देती है और दूसरी बात ये कि इमरजेंसी का बिंब, चूंकि ये कविताओं को मैंने देखा तो वो इमरजेंसी के आसपास की लिखी हुई कविता थी। कविता है सुन्न मकान, सुन्न आकाश और कौवा और कौवे शीर्षक, ये 2 कविताएं दिखती हैं। तो इसमें इमरजेंसी का जो भय है वो भी उसमें दिखाई देता है। और हम सब जानते हैं कि शाही कांग्रेस के समक्ष मुख्य विपक्षी की भूमिका में थे। शाही अपनी कविताओं में मृतकों पर खूब लिखते हैं, उनके मृतकों पर बातें भी हुई हैं। आज जब देश में इस प्रकार सांस्कृतिक उत्खनन हो रहा है, वह भी गलत तरीके से, गलत उद्देश्यों से, तब शाही के विचार सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान यहीं ढूंढना होगा, उसकी जड़ें हमारी जमीन में यहीं कहीं होंगी। शाही कहते हैं समाज को जोड़े रखने के लिए हमें अपने परंपरागत सांस्कृतिक जो मूल्य हैं
इन सांस्कृतिक मूल्यों का निरंतर नया नया आख्यान रचने की जरूरत है। वे वर्तमान की अकुलाहट बेचैनी से परेशान होकर अक्सर अतीत में मिथकों के पास जाया करते थे। शाही गहन निराशा के अंधेरे में केवल जलती मसाल शायद अतीत में जाकर खोजना ज्यादा ठीक समझते हैं। उनकी कविताओं में परंपरा बोध भी है और परंपरा प्रतिरोध भी। वे केवल परंपरा से नहीं सीखते बल्कि उसकी रूढ़ियों या कहें कि उसके आवरण को हटाते भी हैं, जिन्हें गलत मान्यताओं के नाम पर परंपरा की सुविधा प्राप्त हो जाती है। शाही पर लोहिया का प्रभाव था, इसकी चर्चा की जा चुकी है। जायसी और जो शाही है वो मध्यकाल में जाकर के कबीर और जायसी को अपना आदर्श के रूप में चुनते हैं। जायसी और कबीर दोनों धर्मनिरपेक्षता के अप्रतिम उदाहरण हैं। आज जब एक धर्म विशेष के सामने उनकी नागरिकता और भारतीयता का प्रश्न उठाया जा रहा है तो ऐसे में शाही आ जाते हैं, क्योंकि वे अपनी आत्माभिव्यक्ति भी एक मुसलमान कवि जायसी में जाकर ढूंढना ज्यादा ठीक समझते हैं। शाही कबीर पर भी विचार करते हैं। कबीर को लेकर के जिस तरह से उन्होंने अनुकरण किया है वो प्रार्थना गुरु कबीरदास के लिए उनकी कविता है। तो शाही कबीर का केवल अनुकरण नहीं करते बल्कि उनका विस्तार भी करते हैं। शाही अपने गुरु कबीरदास से टकराते भी हैं और उसके आगे का प्रश्न भी रखते हैं, उन्हें प्रश्नांकित करते हैं। साकी की एक कविता है अब, उसमें वे लिखते हैं कि मैंने जो प्रेम का घर बसाया था ठीक उसके सामने उन्होंने मेरा सर उतारा और भूमि पर रख दिया। फिर मेरे घर में बैठ गए जैसे यह उनकी खाला का घर हो। अब यह प्रश्न कबीर के माध्यम से गांधी से भी है, दलितों का भी आज ये प्रश्न है, स्त्रियों का भी है, आदिवासियों का भी है और अल्पसंख्यकों का भी है। तुलसी रामचरितमानस के रूप में पहले पूजा की अलमारियों में लिपटे हुए थे, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने उनको नए ढंग से खोजा। उसी प्रकार जायसी शाही की अपनी खोज है। शाही मतलब जायसी को वो सूफीवाद से मुक्त करते हैं और अपनी आत्माभिव्यक्ति भी वो उनमें जाकर के देखते हैं। भक्ति काल के जो कवि हैं, चाहे वो कबीर हो, सूर हो, तुलसी हो, ये सभी लोग बार बार खुद को भक्त कहते हैं, लेकिन जो जायसी हैं वो खुद को कवि कहते हैं, मोहम्मद कवि या जोर सुनावा, ये कहकर बात जायसी करते हैं। तो शाही उस बात को पकड़ लेते हैं और उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। शाही एक बार जो चीज ठान लेते थे उसे पूरा करके दम लेते थे। इसी तरह वे शमशेर के पीछे भी पड़ते हैं। जायसी ने तो खुद को कहीं भी सूफी कभी नहीं कहा, जायसी ने तो खुद को कहीं भी सूफी कभी नहीं कहा था, लेकिन शमशेर तो खुद को मार्क्सवादी कहते थे, वाम 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 दिशा समय साम्यवादी। लेकिन शाही इसे कविता नहीं मानते थे। विवेचना की गोष्ठी में शमशेर की काव्यानुभूति की बुनावट विषय पर उन्होंने लेख लिखा और शमशेर की कविता के ऊपर मार्क्सवादी पेंट को धुलकर बहवा दिया। इसी तरह शाही शमशेर को शुद्ध सौंदर्य और लीला के अवतरण का कवि बनाकर छोड़ते हैं, भले शमशेर और उनके आलोचक उनको मार्क्सवादी या प्रगतिशील कवि कहते रहे। जो भी हो, शाही ने जायसी और शमशेर दोनों को पढ़ने की एक नई दृष्टि दी, शमशेर को प्रगतिवाद के खांचे से मुक्त किया। अभी बात हुई थी शाही पर जो प्रगतिवादी जो कविताएं हैं उस मिजाज की जो कविताएं उन्होंने लिखी। तो कला और सौंदर्य रहस्यात्मकता वाले जो शाही हैं वो बाद में मलार्मियत से मुक्त भी होते हैं और समाज की ओर देखते हैं। शमशेर की कविताएं तो लीला और सौंदर्य की मतलब रहस्यानुभूति की है, जिसका दरअसल अभौतिक है, पर शाही की रहस्यवादी कविताओं की भूमि भौतिक है। शाही की कविताओं में राजनीतिक चेतना भी है, मसलन आखिरी कैदी, बहस के बाद, पराजय के बाद, इस तरह की कई कविताएं हैं जिसमें जो राजनीतिक कविताओं की श्रेणी में रखी जाएंगी। बादशाह अकबर के नाम की एक कविता है जिसपे शासन व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य है। हालांकि आज ऐसा समय चल रहा है कि कई बड़े बड़ों को खतरा है, कई महान लोगों को अपनी पूरी महानता के साथ नेपथ्य में लुढ़का दिया जा रहा है। आज इतिहास के पाठ्यक्रम से तो अकबर महान लुप्त हो रहे हैं, पर कविता के पाठ्यक्रम में वे आज भी मौजूद हैं। साकी की एक कविता में यह बात वे आगे जाकर कहते हैं कि ठक 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 कुल्हाड़ी की आवाज आती है, कोई दरवाजा निकाल रहा है पुराने मकबरे से। तो आखिरी बात ये कि शाही नई कविता में लघु मानव को प्रतिष्ठित करते हैं। छायावाद के महामानव की महाकाव्यात्मक महत्वाकांक्षाएं हैं। निराला और प्रसाद के जो महामानव हैं उनकी स्थिति परम पुरुष की स्थिति है। नई कविता में वह महामानव साधारण मानव लघु मानव के रूप में व्याख्यायित होता है।
हालांकि कथा साहित्य में वो कविता से पहले प्रेमचंद के वहां साधारण मानव या लघु मानव दिखाई देता है। शाही आलोचना में जो पदबंध और टूल्स का इस्तेमाल करते हैं उसमें नियत और उद्देश्य का ऐक्य, व्यापारिक सत्य और उद्देश्यगत सत्य का द्वंद्व, मानव सत्य और भौतिक सत्य के भेद, अपराजीय व्यवस्था, अपराजीय संकल्प, आंतरिक लय, कालिदासी लय विशेषण का प्रयोग करते हैं। वे पूरी भारतीय काव्य परंपरा को एक सूत्रात्मक रूप में कालिदासी लय के रूप में देखते हैं। कुंवर नारायण जैसे समकालीन कवियों ने इन पर खूब लिखा। तो अंत में कुंवर नारायण की एक जो पंक्ति है उससे कुंवर नारायण कहते हैं कि मैं मतलब कुंवर नारायण की उस बात से सहमत हो पाता हूँ जिसमें कहते हैं कि शाही से मिलना, उन पर बात करना एक उत्सव में शामिल होने जैसा है। वास्तव में शाही संवाद के, संस्कृति के, जनपक्षधरता के, साहित्यिक वैविध्य के, उत्सव धर्मी शख्सियत के।